हेलो स्टूडेंट, मैं गुरु कृपा कोचिंग की तरफ से आप लोगों को लाया हूं आज पीसीएमबी के मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतने मोस्ट क्वेश्चन है ये कि इनमें से आपका लगभग 90% पेपर इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से आएगा। और मैं आप लोगों को इसी तरीके के 3 पीडीएफ एक सब्जेक्ट से बना के देने वाला हूं, जिसमें से 100 into 100 आपका पूरा पेपर आएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हुए और मैं लाया हूं आपके लिए जो क्वेश्चन, तो उनके बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अपने चैनल का नाम है @गुरुकृपा 9131। ठीक है, क्या है? गुरुकृपा 9131। ठीक है, तो इसके अनुसार अपन चलते हैं और बाकी अपन देखते हैं अपना पीसीएमबी का पेपर। ठीक है, वैसा पीसीएमबी है अपना, तो पीसीएमबी से अपना जो कुछ भी आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से हैं और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन आया है वह आया है पहला क्वेश्चन, बस टू नेक्स्ट है कि समय का मूल मात्रक होता है। समय का मूल मात्रक होता है, क्या होता है? पहले नंबर घंटा, ऑप्शन बी सेकंड, या ऑप्शन सी मिनट, या ऑप्शन डी वर्ष। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सेकंड। सेकंड आपका एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सरल वायु दाब मापी का आविष्कार किसने किया था? सरल वायु दाब मापी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए कहता है बोयल, ऑप्शन नंबर बी कहता है पास्कल, ऑप्शन नंबर सी कहता है टॉरिसेली, या ऑप्शन नंबर डी कहता है फॉर्टेन। ठीक है, तो फॉर्टेन के अंदर देखिए मैं आपको बता दूं, तो इसका जो सही आंसर है वह है क्या? ऑप्शन नंबर सी टॉरिसेली इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है, यानी कि जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक होते हैं उनका क्या उदाहरण होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तराजू, ऑप्शन नंबर बी चिमटा, या ऑप्शन नंबर सी सरोता, या ऑप्शन नंबर डी हल। तो जो इसका सही आंसर है वह है क्या? वह है, इसका सही आंसर रहा तराजू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में सही संबंध है, वह क्या है? ठीक है, तो पहला कहता है कि G बराबर जी कैपिटल जी और कैपिटल M बटे R स्क्वायर। ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी कहता है कि स्मॉल जी बराबर कैपिटल M कैपिटल जी M स्क्वायर बराबर बटे R, या ऑप्शन नंबर सी कहता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी, या ऑप्शन नंबर 4 कहता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल M बटे कैपिटल R। तो जो इसका सही आंसर है वह है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी M बटे R कैपिटल R स्क्वायर, इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर
स्मॉल जी का मान होता है, क्या होता है? 0, 1 ऑप्शन सी, 2 ऑप्शन डी, 4, ठीक है, या 3 क्या हो सकता है? तो जो मैं बता दूं कि पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ऊर्जा संचरण की विधियां होती हैं। ऊर्जा संचरण की विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां? कितनी विधियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर 3 2 3, या ऑप्शन नंबर 3 4, या ऑप्शन नंबर 4 5। यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, या ऑप्शन नंबर सी 4, या ऑप्शन नंबर डी 5। तो मैं बता दूं कि ऊष्मा संचरण की कुल 3 विधियां होती हैं। ऊष्मा संचरण की केवल 3 विधियां होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम में लगभग आने ही वाले हैं, ठीक है। मैं इसकी ऑलरेडी जांच करके ही इस क्वेश्चन को आपके सामने लाया हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इन चीजों को जान सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर बी 0 के सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर सी 0 आर सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर डी 0 एफ सेल्सियस, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वह है परम शून्य ताप 0 के होता है। कितना होता है? 0 के, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ठोसों में ऊष्मा संचरण की विधि है। यानी जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसमें ऊष्मा संचरण कौन सी विधि द्वारा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है चालन विधि, ऑप्शन नंबर बी कहता है संवहन विधि, या ऑप्शन नंबर सी कहता है विकिरण विधि, या ऑप्शन नंबर डी कहता है बाष्पीकरण विधि। तो मैं आप लोगों को बता दूं, चालन विधि वह विधि होती है जिसमें क्या होता है? जिसमें कोई चीज स्वतः चलना शुरू करती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है संवहन। संवहन अर्थात किसी के थ्रू जाना, अर्थात वाहनों के थ्रू नहीं जा सकती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकिरण विधि भी नहीं होगा, ठीक है। और बाष्पीकरण विधि को तो आप जानते ही हैं, बाष्पीकरण भी नहीं होगा, क्योंकि ठोस अवस्था में ठोस पदार्थ से क्या बाष्पीकरण होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए चालन विधि एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊर्जा मापक है। यानी कि जो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से ऊर्जा की इकाई मापने वाली यंत्र का नाम बताना है। किससे नापा जाता है? किलोवाट या घंटा से? ऑप्शन नंबर ए कहता है किलोवाट या घंटा से, या ऑप्शन नंबर बी कहता है वेयर एम्पियर से, या ऑप्शन नंबर सी कहता है वोल्ट सेकंड ओम से, या ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी से, ठीक है। तो जो इसमें मैं आपको बता दूं कि सभी नहीं हो सकते हैं, कोई एक ही हो सकता है, क्योंकि जो ऊष्मा की इकाई नापने वाला कोई एक यंत्र है, सभी से तो नहीं नापा जा सकता, ठीक है। अब तुम कहो कि थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर ही नापा जा सकता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर नापा जा सकता है। अगर तुम कहो वायुमंडलीय टेम्परेचर नाप दे तो कैसे नाप सकता है वो? इसलिए सभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किलोवाट और घंटा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने एक समान होते हैं। किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना या पैमाने एक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए कहता है -40 डिग्री, या ऑप्शन नंबर बी कहता है +40 डिग्री, या ऑप्शन नंबर सी कहता है 32 डिग्री, या ऑप्शन नंबर सी कहता है -32 डिग्री, या ऑप्शन नंबर डी कहता है 32 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वह है -40 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले आए हैं आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कुछ इस तरीके से करना है कि जो आपको क्या लगे सही हो। ठीक है, पहला रिक्त स्थान कहता है आदर्श मशीन की दक्षता ... होती है, तो कितनी होती है। ठीक है, आदर्श मशीन की दक्षता ... होती है, तो जो इसका आंसर है वह होगा कितना 100%। कितना 100% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है लीवर ... प्रकार के होते हैं, अर्थात लीवर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो लीवर कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का, और ये हो गया 100%। ठीक है, अगला कहता है कैथोड किरण ... की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? कैथोड किरण ... की बनी होती हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन भी है अभी। तीसरा देखो क्या हो रहा है कि चांदी ऊष्मा की ... होती है। चांदी ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक या कुचालक। तो इसका जो सही आंसर है वह है सुचालक। क्या हो गया? सुचालक। ठीक है, तो क्या हो गया? चांदी ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक अर्थात सोखने वाली होती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कहता है कि कैथोड किरण ... की बनी होती हैं। ठीक है, किसकी बनी होती हैं? ऋणावेश की बनी होती हैं या धनावेश की बनी होती हैं? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चौथा विकल्प है जो अपना, चौथे वाले विकल्प का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि कैथोड किरण ... की बनी होती हैं। तो किसकी? ऋणावेश की बनी होती हैं, या ऋणावेश कण की, या धनावेश कण की बनी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कहता है नाभिक की खोज ... सन में हुई थी, या नाभिक की खोज किस सन में हुई थी। ऑप्शन नहीं है 1911 या 1980। 1911 या 1980। तो ये इसका सही आंसर है वह है 1911। ठीक है, तो कैथोड किरण की खोज सन 1911 में हुई थी। 1911 एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सही जोड़ियों का आया कि सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, सही जोड़ियां बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है पहला कि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, इसकी जो सही है, तो इसमें जितने भी अपनी सही जोड़ियां बनाई गई हैं
उसको मिलाने की जरूरत नहीं है, इसका जो सही है वो उसके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से 10 जोड़ियां बनाई गई हैं और इस बार 10 जोड़ियां आपके एग्जाम में से इस पेपर में से 5 जोड़ियां मिलेंगी, कंफर्म रहा इस चीज का। ठीक है, अगली चीज अब आया है अपना, अगर लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से। ठीक है, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहां से भी आगे यहां का भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आया अपना क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आया है कि सही उत्तर कीजिए। तो जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आपको क्या करना है, सही आंसर बना के देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, पिलवन का सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि पिलवन का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन कहता है पिलवन का सिद्धांत लिखिए। तो इसका आंसर कहता है कि किसी द्रव्य के तैरने के लिए वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए भार के से कम होना चाहिए अथवा उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहां पे समझाने देता हूं कि अगर इसमें जो बर्फ अपनी क्या हो रही है, तैर रही है। ठीक है, जब यहां पर बर्फ पानी में तैरती है तो ठीक है, तो बर्फ का भार, ठीक है, बर्फ का भार क्या है, बर्फ का भार पानी के भार से क्या है, या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, यदि किसी भी वस्तु के ऊपर तैरने की बात की जा रही हो तो या तो उसका शरीर भार या तो उसका भार पानी के बराबर होगा या पानी से क्या होगा, कम होगा, तभी वह नहीं डूबेगी, नहीं तो वह क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो क्वेश्चन बनता है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। ठीक है, जो बर्फ है वो पानी पर क्यों तैरती है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि जो ये पानी है अपना, इस पानी पे बर्फ तैर रही है। ठीक है, तो जो पानी होता है वो क्या होता है, द्रव होता है, और बर्फ क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, तो ठोस अवस्था में होने के कारण बर्फ को डूब जाना चाहिए पर वो नहीं डूबती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि बर्फ किस चीज से बनी होती है, बर्फ बनी होती है अपनी पानी से, और जिस कारण से पानी का भार बर्फ के भार के समान होता है अथवा कम होता है। ठीक है, या तो बराबर होता है या उससे कम होता है, इस कारण से बर्फ पानी में नहीं डूबती है। ठीक है, बर्फ को पिघला देने पर, अगर बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने पर अपन पानी को पानी में मिलाते हैं तो ना तो वो पानी डूबता है और ना ही वो क्या होता है, नीची सतह पर जाता है, वो उसी सतह में घुल जाता है। उसी प्रकार से होता है ये कि जब बर्फ का भार पानी के भार से कम अथवा बराबर होता है तो क्या होता है, तो बर्फ पानी पर तैरने लगती है। अगला क्वेश्चन कहता है साइफन के 2 सिद्धांत लिखिए। साइफन के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। ठीक है, तो साइफन के सिद्धांत के अनुसार देखिए क्या होता है कि साइफन तरल को गुरुत्वाकर्षण के विरोध बिना पंप किए ऊपर की ओर बहता है या बहाता है। यानी साइफन का नियम क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, जिस पर अपन क्या करते हैं, चलते हैं,
जब अपन किसी चीज पर किसी के ऊपर चलते हैं, जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपन को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी कारण से, ठीक है, उसी कारण से गुरुत्वाकर्षण विरोध, ठीक है, बिना पंप किए ऊपर की ओर बहाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट कहता है यह केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा संचालित होता है। तो मैं वही समझा रहा था कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव होता है, जो बल होता है वो अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस कारण से अपन भी उस पर क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। पृथ्वी पर एक चलने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार से अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण की कमी है, इसी कारण से वहां पर जीवन संभव नहीं है, वहां पर चल पाना भी संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों के नाम एवं संकेत लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों के नाम एवं संकेत लिखिए। ठीक है, मूल मात्रक क्या है और संकेत क्या है वो लिखना है। ठीक है, तो क्रमशः उसी प्रकार से कि मुख्य मूल राशियां कौन सी हैं, मूल मात्रक कौन से हैं और संकेत हैं। तो इस प्रकार से हमने इन चीजों को क्या किया है, बनाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, नहीं इसी में समझते हैं कि लंबाई हो गई, क्रमशः एक में आ गई अपनी लंबाई। तो लंबाई को किससे, मूल मात्रक, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई को किससे नापा जाता है, मीटर से, और मीटर को किससे दर्शाया जाता है, मीटर का संकेत होता है क्या, एम। ठीक है, उसी प्रकार से द्रव्यमान, उसी प्रकार से क्या आ गया, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और किलोग्राम को किससे दर्शाते हैं, केजी से। केजी को ही किलोग्राम कहा जाता है। ठीक है, समय, इसी के साथ आया अपना समय। तो समय का जो मात्रक होता है वह होता है सेकंड, और सेकंड को मापा जाता है एस से। ठीक है, उसी प्रकार से ताप आ गया। ठीक है, तो ताप का जो मात्रक होता है, मूल मात्रक, उसे कहा जाता है केल्विन, और केल्विन को के से दर्शाया जाता है। इसी वजह मैं आपको बता देता हूं कि इन्हीं में से किसी ना किसी एक से क्वेश्चन बनाया जाएगा कि मीटर या समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। सेकंड को किससे दर्शाया जाता है, एस से। ठीक है, विद्युत धारा का जो संकेत होता है वो क्या होता है, मूल मात्रक एम्पियर, और एम्पियर को किससे दर्शाया जाता है, ए से। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और कैंडेला को सीडी से दर्शाया जाता है। और इसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा होता है जिसे मोल कहते हैं, और मोल को एम और एल ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु दाब मापी में पारा ही क्यों लिया जाता है। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी वायु दाब मापी में या किसी भी यंत्र में जो पारा धातु होती है उसको ही क्यों लिया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि वो बहुत हल्की होती है, जिस कारण से वह एग्जैक्ट या करेक्ट टाइमिंग बता देती है। ठीक है, पहला इसका आंसर कहता है अपेक्षित घनत्व अधिक होने से लंबी नाली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने जो तुम्हें अभी वो बताया है वही चीज है। ठीक है, इसका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, जिसमें क्या होती है, ये किसी भी लंबी नाली में क्या है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है पारा का वाष्प दाब बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि मैंने वो बताया ना कि वो हल्की होती है। पारा कैसी होती है, हल्की होती है, जिस कारण से वो बारीक यानी छोटे से छोटे दाब को क्या कर देती है, बता देती है। जिस प्रकार से थर्मामीटर में पारा का ही प्रयोग किया जाता है, और जो अपन अपने मुंह में देते हैं तो अपने मुंह का दाब भी वो बता देती है कि इसको इतने प्रतिशत टेम्परेचर है, उसी हिसाब से अपना इलाज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पारा कांच की दीवारों से नहीं चिपकती है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब जो अपन थर्मामीटर में कांच का ही बना होता है थर्मामीटर, तो थर्मामीटर में भी वो कांच में भी क्या होती है, पारा चिपकती नहीं है, इस कारण से वो परफेक्ट काम करती रहती है। ठीक है, नहीं तो एक बार उसने टेम्परेचर बताया, अगर चिपकती होती, एक बार टेम्परेचर बताया तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाती, उसी में चिपकी रहती। ठीक है, इसके बाद आया चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता है कि अपारदर्शी द्रव्य होने से पहले से बढ़ने में सुविधा होती है। ठीक है, इसके 4 तो हो गए। अगला देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन कहता है कि घनत्व तथा अपेक्षित घनत्व में अंतर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि घनत्व तथा अपेक्षित घनत्व में अंतर लिखिए कोई 4। ठीक है, पहला अंतर कहता है एक साइड घनत्व एक साइड ये अपेक्षित घनत्व लिखने के बाद अपन करते हैं शुरू कि इसका पहला घनत्व कहता है कि आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, आयतन के किसको, आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अपेक्षित घनत्व कहता है, अपेक्षित घनत्व कहता है कि डिग्री सेल्सियस वाले पानी के ताप को अपेक्षित घनत्व कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि घनत्व का मात्रक होता है। ठीक है, यानी जो घनत्व होता है उसका मात्रक होता है और अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है घनत्व में अलग अलग पद्धतियों का मान अलग अलग होता है। घनत्व कहता है कि घनत्व में अलग अलग पद्धतियों का मान अलग अलग होता है। उसी प्रकार से तीसरा कहता है इसका अपेक्षित का कि अपेक्षित घनत्व में पद्धतियों का मान समान रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि जो भी अपना इसमें से क्वेश्चन आएंगे घर्षण से, कि घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण का कारण, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक और घर्षण के प्रकार या घर्षण से होने वाली लाभ अथवा हानियां, घर्षण कम करने के उपाय या घर्षण बढ़ाने के उपाय, इस प्रकार से ही आपका क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन, अब अगले जो क्वेश्चन आए हैं वो कुछ घर्षण के हैं, तो इस क्लास को मैं बताऊंगा आपको कल। ठीक है, आज के लिए अपनी क्लास होती है यहीं पे खत्म। ठीक है, आज के लिए क्लास होती है अपनी खत्म। ठीक है, आज की क्लास करते हैं अपनी यहीं पे खत्म। और आज लास्ट 6 मोटिवेशनल स्लाइड कहता हूं, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। ठीक है, तो कहना है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि आप जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही क्लास करते हैं आज अपन खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।